विचार दिया है शिक्षा ज्योति का, विचार दिया है शिक्षा से आप समाज कैसे आगे बढ़ेगा। लीजिए उन्हीं के सी बुक से आप सुनेंगे आदरणीय डॉक्टर कुलदीप सिंह जी महुआ साहब। आइए सर। धन्यवाद। भगवान देवनारायण के प्रांगण में उपस्थित समाज के सरदार और मेरे सामने विराजमान मातृशक्ति, आपको मेरा सत नमन, मेरा प्रणाम। आज के गुर्जर सेवा समिति की स्मृति भगवान सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे समाज की विदुषी आदरणीय सुनीता जी, हमारे अतिथि मंत्री जी और मंच पे विराजमान हमारे बहुत सारे विद्वान राणा साहब, पटेल साहब, समिति से जुड़े पदाधिकारी। मैं सिर्फ एजुकेशन पे बात करूंगा। मैं इसलिए करूंगा कि एजुकेशन, हम जब सब जन्म लेते हैं तो एक शिक्षा ऐसी चीज है जो हमें मानव बनाती है। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं हो तो हम भी पशुवत हैं। मैं अपनी बात को शुरुआत करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा गुर्जर कौन है और क्या है इसकी उत्पत्ति के बारे में जब थोड़ा सा अध्ययन किया तो वेदों के साथ मैंने उसकी श्रुतियां जो है, उसकी उक्तियां हैं, उसमें मैंने एक दोहा पाया, गुरुत्वा से तेजो यस स गुर्जर है। वृद्धावस्था में भी जिसके चेहरे पर तेज है वो गुर्जर है। और आप समझ सकते हो कि सृष्टि के निर्माण के साथ वेदों का निर्माण हुआ और बाकी इतिहास में जो हम पढ़ते हैं वो चीजें बहुत बाद में आई है। तो आप समझ सकते हो कि गुर्जर कौन है, कहाँ है और कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद अगर मैं दूसरे पायदान की बात करूं तो विश्व में जो धर्म है, प्रमुख धर्म है 4-5। आपका हम जिस सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म जिसको बोलते हैं, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है। बहुत सारे साथी लोग जानते होंगे, उसका दोनों अध्ययन किया होगा कि उन सारे धर्मों में गुर्जर पाया जाता है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जब गुर्जर नहीं पाया जाता है। ये ज्ञान या अध्ययन हमें सोचने को मजबूर करता है, क्या गुर्जर की उत्पत्ति पहले हुई है या धर्मों की उत्पत्ति पहले हुई है। ये अध्ययन इस बात को कहता है गुर्जर पहले से है, धर्म बाद में विकसित हुए हैं। फिर मैं इस बात पर जोर देकर कहता हूँ कि गुर्जर कोई जाति नहीं है, गुर्जर कोई समुदाय नहीं है, गुर्जर एक धर्म है। और वो धर्म जो उक्ति जिस बात को कहती है, गुरुत्वा से तेजो यश से गुर्जर, जो शोषण में, अत्याचार में, दुष्परेशानियों में भी जो हमारे देवनारायण भगवान अपने समकालीन 11वीं शताब्दी में उस अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध खड़े हुए, वो ताकत थी उनके अंदर, वो पुरुषार्थ, वो सामर्थ्य, वो शक्ति इस प्रांगण में उपस्थित मेरे समाज के सभी लोगों को आशीर्वाद उनका ये मिले। और हम उन्हीं की तरह समाज की जो बुराइयां हैं उनके विरुद्ध हम खड़े हों, उनको हम पहचाने और उनके विरुद्ध हम काम करें। मैं देवनारायण भगवान को जितना मैंने पढ़ा है या जितना मैंने अध्ययन किया है, उस अपने दौर में जो आदिताई लोग थे, जो समाज के दलित और शोषित वर्ग पर अत्याचार कर रहे थे, देवनारायण भगवान ने उन सबको संगठित किया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि देवनारायण भगवान मात्र 31 साल की उम्र में तो देश त्याग के चले गए थे सृष्टि, मात्र 31 साल की उम्र में। और वो इतना काम कर गए समाज में कि आज हजारों साल बाद हम उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में रिसर्च हो रही है विश्वविद्यालयों के अंदर। जो पाखंडवाद था उस दौर में, उस पाखंडवाद को लड़ने के लिए उन्होंने 5 समाजों को इकट्ठा किया।
देवनारायण ने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बनाई है। और मुझे पूछिए, ये जो पंच ईश्वर का जो सिद्धांत आया है वो वहीं से आया है। पंच प्याला या पंच ईश्वर हम जिसको कहते हैं, ये देवनारायण के दिन उन्होंने 5 समाजों को इकट्ठा किया हुआ और प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने 5 ईंटें, जो हम कहते हैं कि देवनारायण की ईंटों को हम पूछते हैं, ये वहीं से चला। और वो इकट्ठे हुए उनका जो बुराइयां हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे और आज के बाद ये 5 ईंटें हमारा ईश्वर है, हम इनको पूजेंगे। हम उस विरासत के वाहक हैं या हम उस विरासत के प्रतीक हैं, हमें इसे पहचानना होगा। मैं अपनी बात को शिक्षा के ऊपर आता हूँ, मैं यही से शुरुआत करूंगा कि समाज में जहाँ कहीं भी विकास और प्रगति का तंत्र है, शिक्षा उसका मूल मंत्र है। समाज व्यक्ति को समृद्ध बनाती है, शिक्षा व्यक्ति को समृद्ध बनाती है और शिक्षा ही समाज को विकासशील बनाती है। हम इस बात को गौर से समझना होगा। और जब मैं अपने अध्ययन में पाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा गुर्जर समुदाय, स्पेशली राजस्थान के पूर्वी भाग में बसा हुआ है, गुर्जर समृद्ध है, व्यक्ति समृद्ध है यहाँ का, लेकिन ये समाज गरीब है। एक शिक्षक के अध्ययन के तौर पर जब मैं इसे पाता हूँ और मैं इस बात को समझाने का आपको प्रयास करूंगा या बताने का मैं प्रयास करूंगा और आप समझेंगे भी उसे। समाज कैसे बदलते हैं और बदलते समाज की प्रक्रिया में जो मैं आपसे बात कह रहा हूं कि क्यों तो गुर्जर तो व्यक्ति तो समृद्ध है लेकिन समाज क्यों गरीब है। राजस्थान के अंदर हम लोग 5 समाज हैं, जाट, गुर्जर, राजपूत, यादव, मीणा। हम सब लोग कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए समाज हैं। और जब उन समाजों का मैं पिछले 50 साल का अध्ययन करता हूँ, जाटों का, गुर्जरों का, यादवों का, राजपूतों का, तो मैं पाता हूँ कि हम 50 साल पहले बिल्कुल बराबर थे। कोई पशुपालन कर रहे थे, कोई खेती कर रहे थे, सबका एक जैसा था। लेकिन 50 साल के दौर के बाद और आज वर्तमान में जहाँ खड़े रह के हम आपसे बात कर रहे हैं, ये मानव समुदाय जो 3 लेयर पे चलता है, जैसे हमारा परिवार 3 लेयर पे चलता है, हमारे बाबा दादी, उसके बाद हम और उसके बाद हमारे बच्चे, ये मानव समुदाय भी 3 लेयर पर चलता है। ये देश भी 3 लेयर पर चल रहा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्या हमने कभी गौर किया है इस 3 लेयर के जो समाज में हमारी स्थिति क्या है, यानी गुर्जर समुदाय की स्थिति क्या है? अगर आप उसे गौर से देखेंगे, जिसे हम फर्स्ट लेयर को पॉलिसी मेकर सिस्टम बैठे हैं, नीति निर्माण करने वाले लोग जो आदरणीय सुनीता जी जहाँ बैठी हुई है, जहाँ जिस पद से वो रिटायर हुई है, वह हमारी भागीदारी क्या है? आपका दूसरा लेयर जो आता है वो एजुकेशन का आता है, जो पॉलिसियां बनती है तो उनको क्रियान्वित किया जाता है, वो हमारी भागीदारी क्या है? और तीसरा लेयर है वो आपका इम्प्लीमेंटेशन जहाँ हो रहा है धरातल पर। हमने ये पाया इन तीनों व्यवस्थाओं के अंदर गुर्जर समुदाय अभी सिर्फ तीसरे लेयर पे अब अपने हक हकूक या उस बातों के लिए सिर्फ संघर्ष कर रहा है। वो दूसरी और फर्स्ट लेयर को अभी सोच ही नहीं रहा। वो मैकेनिज्म हमारे पास, वो मैकेनिज्म है गुर्जर शिक्षा ज्योति, जिसकी अब आगे मैं कुछ दिन की बात कर रहे हैं। हम समुदायों के पास, जिसकी मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, उन समुदायों ने मैकेनिज्म अपनाया एजुकेशन का, लेकिन हमारे समुदाय ने वो मैकेनिज्म नहीं अपनाया। और इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा इतना समझा सकता हूँ, इस बात को जो मैं आंकड़े देखता हूँ, राजस्थान के अंदर 332 आईएएस का केडर है। मतलब राजस्थान में 332 आईएएस होते हैं। 332 आईएएस में से एक भी आईएएस गुर्जर राजस्थान का नहीं। ये चुनौती है, हम सब मंच पे बैठे हम लोगों के लिए, आप सब पूरे समाज के लिए, कि हमारा समाज शिक्षा के साथ और दूसरी चीजों के साथ आगे बढ़ रहा है, वो कहाँ काम कर रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण लेयर है वो अपन आईपीएस कहते हैं, जो जिले में हमारा बैठता है, वो 232 का हुआ है, वहां पर भी हमारी उपस्थिति नहीं है। ये चुनौती लगातार हमारे सामने बनी हुई है। तब एक मैकेनिज्म हमारे साथ होता है जिसको गुर्जर शिक्षा ज्योति कहते हैं। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। अगर हमारी गुर्जर शिक्षा ज्योति को हमारा समाज, हमारा गांव अपना लेता है तो एक मिरेकल होगा आपके गांव में, आपके समाज में।
और वो छोटा सा कंसेप्ट है जिसको मंत्री जी यहाँ से चर्चा करके गए कि हमारे गांव में हमारे बहुत सारी प्रतिभाएं, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे होते हैं, लेकिन वो आर्थिक परेशानी के चलते अध्ययन नहीं रख पाते। वो मैकेनिज्म है 1 रुपया रोज शिक्षा दान। हम हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत में या हमारे प्रत्येक गांव में हम गुर्जर शिक्षा ज्योति का गठन करें। समझाने के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक गांव की आबादी अगर मान लो 5000 है, हम उन 5000 में से अगर 3000 लोगों को भी सहमत कर पाते हैं कि आपको रोज अपनी आजीविका कमाई में से 1 रुपया रोज शिक्षा दान करना है, तो आपके गांव के पास उस दिन 3000 रुपये है शिक्षा के लिए। 1 रुपये का कमाल 1 दिन में 1 रुपये से आपके गांव के पास 3000 रुपये है। अगर वो लोग 3000 ये सोच लेते हैं कि हमें तो 1 महीने का देना है, 30 रुपये देना है, तो ये राशि आपकी 90,000 यानी 1 लाख रुपये होगी। 1 महीने का 1 रुपये से अगर 30 रुपये रोज दे रहा है तो ये राशि 1 लाख रुपये होती है। और मैं बहुत सारे युवाओं को और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा ऐतराज भी है और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि आप दिन में जब घर से निकलते हो तो मोटरसाइकिल में 100-200 रुपये का पेट्रोल तो आपको पता नहीं क्यों फूक लो। आप धूम्रपान में या चाय में या गुटखे में, बीड़ी में आपको 50 रुपये दिन में यही खर्च लगाते हो, आपको पता ही नहीं मेरी जेब से 100 या 200 रुपये कब खर्च हो गए। अनप्रोडक्टिव, जो आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है, आपके विचारों को खराब कर रहा है। अगर आप संकल्प लेते हो तो आपके गाँव के पास 1 लाख रुपये 1 महीने का। मैं से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, साल में 365 दिन होते हैं। अगर हम वो प्रत्येक 3000 आदमी ये संकल्प लेता है कि नहीं मुझे मेरे गांव की शिक्षा ज्योति के लिए 365 रुपये दान करना है, तो आपके गांव के पास 365 रुपये से उस 3000 आदमियों का योगदान 12 लाख रुपये होता है। अब आप गांव के प्रतिभाशाली उन बच्चों को, जो मंत्री जी कह रहे थे, हम सब चिंतित थे, हर गांव में है। मैं अभी देख रहा था हमारी बेटियां 95% लेके आ रही है, लेकिन क्या कभी देखा है 95% लेने हमारे बेटियां कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? आप चिन्हित करिए ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को, उनकी क्या इच्छा है, वो क्या बनना चाहते हैं। क्या वो सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, क्या वो टेक्नोक्रेट बनना चाहता है, क्या वो प्रोफेशनल बनना चाहता है, क्या वो जुडिशरी में जाना चाहता है? पूरे गांव के लोग, माताएं बहनें सब इकट्ठे हुई हैं, प्रतिभाओं को वहाँ बुलाई और कहिए आप किस विषय में पढ़ना चाहते हैं। ये गांव की शिक्षा ज्योति आपके साथ खड़ी है। आप जाइए बेटा, पढ़िए। आपकी पढ़ाई का, पुस्तकों का और फीस का जो खर्चा होगा ये गांव की शिक्षा ज्योति देगी। और वो बच्चे को आप जब आप ये संवर्धन देंगे, ये आप प्रोत्साहन देंगे, ये आप जब सहयोग देंगे, और अगले 5 और 6 साल में वो आपका बेटा जो आपका तय किया हुआ लक्ष्य है उसको लेके जब पूरा करेगा, तो आपका गांव में जो वातावरण होगा, जो निर्माण का जो वातावरण होगा, वो अलग तरीके का होगा। वो शिक्षा ज्योति गांव में आप जो चिन्हित करेंगे, आपको 5 IAS चाहिए, आपको 5 IPS चाहिए, आपको 10 डॉक्टर चाहिए, आपको 10 इंजीनियर चाहिए, आपको और 10 टेक्नोक्रेट चाहिए, वो गांव की शिक्षा ज्योति बना के देगी। और जिस दिन वो बच्चे बन के आएंगे और कमाने लगेंगे, जो शिक्षा ज्योति के माध्यम से जो सहयोग उनको दिया गया है, तो अपनी कमाई से गाँव की शिक्षा ज्योति को रास्ता है, आगे बैठो, आगे सर के बैठो। वो गाँव की शिक्षा ज्योति का पैसा आपका एक तरीके से मैं कहूँगा काम देव का दूर है, वो कभी खत्म नहीं होगा। और ये शिक्षा ज्योति की यात्रा आपके गांव में जो एक फर्स्ट लेयर पे जो हमारी समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है उसको दूर करेगी। और मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, आप लोग शायद इससे राय भी रखेंगे अगर मैं इस बात को बहुत बड़ा मूवमेंट हमारे हक और हकूकों के लिए स्वर्गीय कर्नल साहब के नेतृत्व में प्रदेश में लड़ाया गया था, जो भारतवर्ष के इतिहास के अलग तरीके के उसमें लिखा गया है। आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा वो पीड़ा क्या थी कर्नल साहब की, और वो कहते थे उसको कि मुझे इंतजार है उस दिन का कि जब कोई धौलपुर, भरतपुर या खरौली की कोई मेरी आसपास की बेटी कलेक्टर बन के बैठेगी और मुझे इन्वाइट करेगी कि आइए। अरे सुन रही होगा, क्या बात है?
मटोल सिंह साहब, ये परेशानी, ये पीड़ा हम सब लोगों की है। अगर यहाँ अभी कोई गायन या वादन चलता है तो सब बड़ा आनंद ले रहे थे, लेकिन चूंकि बात शिक्षा की हो रही है, ये थोड़ी सी अंदर समझने में या प्रवेश करने में समय लेती है। लेकिन जिस परिवार और जिस व्यक्ति ने इसको अपना लिया, उसकी प्रगति बहुत आगे जाती है। मेरा आपसे निवेदन यही है, इतना सा है कि अगर कर्नल साहब ने जो मूवमेंट चलाया और इस मूवमेंट में हम अपने हक और हकूकों के लिए लड़ रहे थे, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है कि वो अपने हक और हकूकों को कोई दबा रहा है, कोई कुचल रहा है, कोई छीन रहा है, कोई रोक रहा है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको सड़कों पर जाना पड़ेगा, आपको जो प्रयास कर सकते हो उस हद तक आपको प्रयास करना पड़ेगा। और सारे समाज ने वो प्रयास किया, लेकिन निर्दोष और निहत्थे समाज पर गोलियां चलाई गई। उस गोली के चलने से पहले एक चीज और चली थी। हम शायद आज तक इस बात को नहीं समझ पाए। हम जिस वैधानिक कानूनी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, वहाँ ये गया वो राजा महाराजाओं का जमाना, राजा ने मौखिक जवाब दे दिया और एजेंट गोली चला दो। नहीं, ऐसे नहीं चलती गोली। गोली के चलने से पहले एक कलम चली थी। उस कलम ने यह आदेश दिया कि इस भीड़ पर एक गोली चलाई जाए। कर्नल साहब वो कलम बनाना चाहते, लेकिन ये समाज या समाज के हम जैसे पुरुषोत्तम लोग आज तक नहीं समझ पाए कि वो कलम, हम एक दशक हो गया उस आंदोलन को 2007 और 8 से लेकर आज 2025 में जी रहे। हम वो कलम तैयार नहीं कर पाए तो आपके शासन सचिवालय में जाके बैठे। वो कलम अगर किसी 1 या 2 या 5 जिले में बैठी होती तो क्या मजाल कि आपकी कौम के ऊपर कोई उंगली उठा ले, कोई गोली चलाने के कलम के बारे में सोच ले। ये चुनौती लगातार हमारे सामने बनी हुई है और मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है कि हर गांव में जब तक हम लोग अपनी गुर्जर शिक्षा ज्योति का गठन नहीं करेंगे और हमारी उन प्रतिभाओं को जो फर्स्ट लेयर की पॉलिसी मेकर सिस्टम में पहुंचाने के उनको संरक्षण नहीं देंगे, उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही इकट्ठे होते रहेंगे, अपनी बातें कहते रहेंगे, समाज चलता रहेगा। और हम लोग जो मैं ये कहूँगा कि हमें फर्स्ट ओबीसी मिला, फिर एसबीसी मिला, फिर एमबीसी मिला, और भविष्य में पता नहीं हम और किस सरकारी दस्तावेज में और किस नाम से संबोधित किए जाए। ये चुनौती लगातार हमारे सामने बनी हुई है। आज इस मंच पे मैं आप नगर सेवा समिति के जो सम्मान दिया मुझे, आपका बहुत बहुत आभारी। मैं यहाँ उपस्थित लोगों को सबको विशेष आग्रह करूँगा, ये जो शिक्षा ज्योति, अगर कोई गांव के युवा या माता बहन युवा है, अगर मेरी बात को समझ पाए ठीक से, अगर ये बनाना चाहते हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म मेरे साथ है, पूरी स्टडी मैंने कर रखी है। अगर आप अपने गांव में बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जब तक आपकी शिक्षा ज्योति का गांव में गठन नहीं हो जाता, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, मैं उस गांव में ही रहूँगा और आपकी शिक्षा ज्योति को कम से कम 1 साल के कोर्स से, 1 साल के कोर्स से उस गांव में शिक्षा ज्योति को बनवाने तक मेरी उपस्थिति वहाँ रहेगी। और फिर आप एक बार एक गठन करके देखिए इस बात, हमारी प्रतिभा, हमारी बेटियां जो यहाँ बैठे हैं, उनमें क्या कमी है? कोई कमी नहीं। उनको संरक्षण की जरूरत है, उनको मार्गदर्शन की जरूरत है। आपने मेरी बात को सुना और मुझे गुर्जर सेवा समिति ने अवसर दिया। मैं पुनः एक चीज मैं कहूँगा कि मैं अक्सर जब जाता हूँ समाज के बच्चों पे, तो हमारे सामने परेशानी होती है कि आज हम जिस दौर में जी रहे, हमारी मातृशक्ति नहीं होती है। आज हमारी आदरणीय सुनीता जी, हमारी मातृशक्ति उपस्थिति रूप में हमारे साथ मंच पे है। हमारी एसडीएम बहन अभी चली गई है और हमारी दूसरी सी बहन यहाँ पर बैठी हुई है। मैं अक्सर जब देखता हूँ दूसरे समाजों के बच्चों को, तो आधी से ज़्यादा मातृशक्ति माँ होती है। और इस बात को एक कोटेशन से आप समझ सकते हो कि समाज के विकास और प्रगति को अगर देखना है तो समाज में सबसे पहले आपको महिलाओं की स्थिति को देखना होगा। अगर उनके हक, हकूक और उनका संरक्षण, उनका सम्मान अगर सुरक्षित है, तो समाज प्रगतिशील है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद।